हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? हर चीज़ अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है? तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ते रहे तो हम लोग का सिलेबस तो पूरा होने से रहा। इसीलिए मैंने सोचा है कि कुछ इस हिसाब से तैयारी करी जाए कि कुछ लेक्चर्स पर वीक में कम से कम 2 लेक्चर आपको वेव से भी प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर वेव वाला टॉपिक हम लोग कर लेंगे तो हमारा पीजीटी का बहुत सारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। टीजीटी में भी बहुत सारे वेव के टॉपिक हैं, बट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ वाले हमें समझने हैं बस। अगर हमने वो वाले कॉन्सेप्ट को कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एक एक नंबर जुड़ करके 125 बन रहा है ना, वो 100% बन जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में आज हम लोग लेकर के आए हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से सभी बार, मतलब हर बार कह सकते हैं, लगभग हर बार एक क्वेश्चन बना है और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये मान लीजिए कि हर बार डॉपलर इफेक्ट से एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और बच्चे बहुत सारे गलत कर देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा 2021 में। ऐसे मेरे पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हैं। वो 20 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, और आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट से ही हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है ना? तो तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, है ना? हमें तैयारी इस हिसाब से करनी है कि उस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकें तो हमारी तैयारी में एक बूस्टनेस आएगी, और वही बूस्ट चाहिए हमको। तो हर तरीके से जो बूस्टनेस आनी है या लानी है हमें, वो हम लोग ऐसे ही करेंगे। हर एक चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो, ठीक है? हालांकि छोटा सा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर नोट्स। एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हम लोगों की। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, रिफ्लेक्शन रूल लगने वाला है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने पहला ऑप्शन टिक किया था और क्या हुआ, उनका सत्यानाश हो गया। ठीक है, क्यों किया था अभी बताता हूँ। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक कार एक फैक्ट्री के पास पहुँच रही है। ठीक है ना? एक कार है और उस कार के पास में खुद की वेलोसिटी होगी, भी बताएगा ये, पहुँच रही है, जिसकी सीटी 500 हर्ट्ज है। ठीक है, जिसकी सीटी की आवृत्ति जो है 500 हर्ट्ज है। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख लीजिए आवृत्ति कितनी है, 500 हर्ट्ज है। यदि वायु में ध्वनि की चाल लिख लीजिए, अच्छा रहता है। यहाँ पे हर वेग लिखा, कोई बात नहीं। ध्वनि का वेग इतना हो तो कार चालक द्वारा सुनी सीटी की आभासी आवृत्ति क्या है? ऑप्शन दिए हैं 480, 500। तो 500 तो होने से रहा। आप अगर तुक्का मार रहे हैं तब भी थोड़ा तुक्का लगाने दिमाग लगाइए कि इसकी एक्चुअल इतनी थी, तो ये तो होने से रही। ठीक है, ये तो होने से रही। अब जो मतलब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको तुक्का मारना है तो कैसे तुक्का मारना है ना? तुक्का मारने के तरीके होते हैं। तो सोचिए, अगर ये फैक्ट्री के पास पहुंच रहा होगा, 500 की इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये पास पहुंच रहा है, तो 500 से ज़्यादा ही होगी। 500 तो होने से रही, तो 480 खत्म, 500 खत्म। अब 2 ऑप्शंस बचे हैं जिनमें से आंसर हो सकता है। अब इस हो सकने के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीका होगा। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है या जानते हैं हम लोग, जो आप लोग 12th में पढ़ के आए हो, उस 12th में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, कुछ बेसिक रूल्स पढ़े होंगे। उन रूल में से एक रूल मैं बताता हूँ आपको। आपने ये पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा, n डैश इज इक्वल टू n v माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ये सभी बच्चे फॉर्मूला याद रखते हैं। ठीक है, ये तब है जब डॉपलर इफेक्ट प्रभावी हो और साथ में क्या हो, इसमें ये दिया हो कि आपका सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, तब ये रूल अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने पहला ऑप्शन टिक किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो फैक्ट्री के पास कार पहुंच रही है, जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है, सीटी की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, उन्होंने पहला ऑप्शन इसलिए मारा क्योंकि उन्हें लगा कि जो सोर्स मतलब जो स्रोत है वो चल रहा है और ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है।
ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, इसलिए उन लोगों ने टिक मार दिया अपना, उनका जो भी तुक्का हुआ जो भी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से समझिए कि एक 30 मीटर पर चाल से गतिमान एक कार है, एक सोर्स है जिसके पास में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है और वो चल रही है, और एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के पास पहुंचती है सोर्स, और फैक्ट्री से वापस आकर के उसी को क्या सुनाई पड़ रहा है ये हमें बताना है। समझ में आया मतलब, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। अगर हमें ये बताना होगा तो आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पर एक सोर्स है, सोर्स ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से सोर्स की जो वेलोसिटी की जो साउंड निकल रही है वो साउंड आके टकराएगी और टकराने के बाद यहाँ तक आएगी। मीन्स ये वाली जो साउंड इससे प्रोड्यूस हो रही है, ये साउंड यहाँ पर आके टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आके सुनाएगी जब तक ये कुछ दूरी पर पहुँच चुका होगा। मान लीजिए वो यहाँ पे पहुँच चुका होगा, ये एस डैश पे पहुँच चुका होगा, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। इस कंडीशन के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, इस कंडीशन के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आप ये मान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि यहाँ पर आपको लगाना है कि आपका सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में है। अगर सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में है तो आप समझ गए होंगे क्या यहाँ लगने वाला है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, ये एन हो गया। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड ये हो गया v, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इधर जा रहा है, ये vs है, और ये भी इधर जा रहा है v ऑब्जेक्ट, दोनों एक साथ जा रहे हैं। ये वही कंडीशन हो गई कि आप एक बाजा लेकर के पीछे से जा रहे हैं और आपके आगे एक साइकिल वाला है, या फिर ये मान लीजिए एक चोर आपके आगे भाग रहा है, पुलिस वाला पीछे है, हॉर्न बजा रहा है कि भैया हॉर्न रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर वो रुक नहीं रहा है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे वैलिड हो रही है। अगर ये कंडीशन वैलिड हो रही है बट यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ये इस डायरेक्शन के लिए यहाँ लगाएंगे हम प्लस, और ये हमारा हो जाएगा v सोर्स। क्यों? क्योंकि सोर्स से ही तो फ्रिक्वेंसी आ रही थी, ठीक है। ये इतना हुआ अपॉन v माइनस vs, ये तो इधर जा रहा था। अब लगा दीजिए बस आपका n डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, n कितना है 500 इंटू v कितना है 30, vs कितना है 340, तो हो जाएगा 370 अपॉन 310, इतना हो जाएगा। 0 से 0 काटिए, इसको कट करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ 1 आएगा, तो ये आएगा आपका कुछ 600 हर्ट्ज़, ठीक है। एक्चुअली अगर सॉल्व करेंगे तो 596 पॉइंट कुछ आएगा ये, तो हम इसको 600 मान लेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गए सर, आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो गए सर ये कैसे आ गया, तो यही सब हम लोग को सीखना है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फटाफट लगाएंगे क्वेश्चन। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ये सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे यार, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपका टीजीटी का एक क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद में करेंगे। तो आपको सिर्फ ये काम करना है कि अब अपनी हेडफोन को कान से लगा लेना है, कॉपी पेन निकाल लेना है और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाना है, क्योंकि नोट्स बिना काम नहीं होगा सर। और ये भी याद रखिए नोट्स के साथ में आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट भी याद होने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ करें, जो कॉन्सेप्ट आपको बूस्ट करेंगे। आप कहेंगे सर बूस्ट का मतलब क्या है, तो बूस्ट का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम थिएटर में जाएंगे वही नोट्स आपको याद आएंगे और मैं भी याद आऊँगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कंसंट्रेशन लेवल को हाई रखिए कि मैं जो जो बातें बोलूँ आप फटाफट कैच करते जाएं, ठीक है। अगर आपने सारी बातों को फटाफट कैच कर लिया तो मान लीजिए आप मेरी बात कि सब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डॉपलर इफेक्ट किसे कहते हैं, है ना। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, थोड़ी थोड़ी बातें, दोनों चीज़ों को मिला करके मिलती है मीठी मीठी सी यादें, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, वैसे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे न्यूमेरिकल से। हो सकता है कि पेपर बहुत इजी सेट हुआ तो कुछ क्वेश्चन सिंपल वाले ही पूछ लेंगे, जो मैं कभी कराऊंगा। डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव की वजह से होता है, साउंड जो वेव्स होती हैं, ठीक है, साउंड वेव, उसमें डॉपलर इफेक्ट होता है। क्या ये ट्रूथ है? नहीं। लाइट में भी, जो लाइट होती है ना, उस लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। नोट करिए बहुत ध्यान से, डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव और ऑब्जेक्ट की
रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से क्रिएट होता है, सापेक्षिक गति से बनता है। अगर सापेक्षिक गति नहीं होगी तो डॉपलर इफेक्ट वैलिड नहीं होगा। पहली कंडीशन लिख लीजिए, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में, पहले आप सोर्स समझ लीजिए क्या हो गया, सोर्स की बातें समझिए। डॉपलर इफेक्ट की परिभाषा ये होती है, लिख लीजिए चाहे लिखता है, जब सोर्स और मतलब स्रोत और प्रेक्षक के बीच में ऑब्जर्वर या प्रेक्षक के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से डॉपलर इफेक्ट क्रिएट होता है। ये डेफिनेशन है, छोटी सी लिख लीजिए आप, ठीक है। अब सोर्स समझिए क्या होता है। सोर्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ध्वनि आ रही हो, जैसे टीवी आपकी है, टीवी के पास बैठते हैं तो आपको ज़्यादा सुनाई पड़ता है, टीवी से दूर बैठते हैं तो कम सुनाई पड़ता है, टीवी से और दूर बैठते हैं तो कम सुनाई पड़ता है। घर के बाहर मंदिर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मंदिर होता है, उस मंदिर में जो घंटा लगा होता है उसको जब कोई बजाता है तो उसकी साउंड हमें सुनाई पड़ती है, और जब हम अगर मंदिर के अंदर होते हैं तो भी हमें साउंड सुनाई पड़ती है। दोनों में अंतर आपने कभी किया है, ठीक है। हालांकि देखिए डिस्क्रिप्शन क्लास नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एक है। फिर आप एक एग्जाम्पल पे और आ जाइए, आप कार में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाया, ठीक है, ट्रेन के पास हॉर्न होता है, वो तो हॉर्न बजाया उसने, और आप प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, ट्रेन बहुत दूर थी, आपको हॉर्न सुनाई पड़ा, ट्रेन पास आ गई फिर आपको हॉर्न सुनाई पड़ा, ट्रेन बिल्कुल पास आ गई तब आपको हॉर्न सुनाई पड़ा, ट्रेन चली गई फिर आपको हॉर्न सुनाई पड़ा, और ट्रेन बहुत दूर चली गई तब आपको हॉर्न सुनाई पड़ा। सभी में अंतर कर लीजिए। जो ट्रेन हॉर्न बजा रही इसे हम कहते हैं सोर्स, मतलब स्रोत कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेक्षक क्या होता है, जो ऑब्जर्व करता है। जैसे मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या आप ट्रेन की आवाज़ सुन रहे थे, घंटी उसकी वेसल की आवाज़ सुन रहे थे, तो ये स्रोत और प्रेक्षक की बात हो गई, स्रोत और प्रेक्षक, ठीक है। कुछ बच्चे ने कमेंट किया था सर हिंदी में बताया करिए, तो बेटा हिंदी में तो बताता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा नहीं रहता, हिंदी में रहता है। फिर भी आपको जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में याद रखने पड़ेंगे, जो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी में ना बहुत सारी चीज़ें गलत आ जाती हैं कभी कभी एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पर कहेंगे सर ये कैसे, इतना हुआ। तो हमारे पास 3 4 5 6 कंडीशंस हैं, 3 4 5 6 कंडीशन। पहली कंडीशन ये है जब स्रोत और ऑब्जेक्ट, ये दो हैं, एक सोर्स है एक ऑब्जेक्ट है या लिसनर है, ठीक है, सोर्स और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है वेक्टर वाली क्लास में, ठीक है, वो वेक्टर वाली क्लास अपलोडेड है, आप वो देख लीजिए। रिलेटिव मोशन अगर ये रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है तो दोनों के पास, जैसे ये साउंड है, ये सोर्स है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास जो फ्रीक्वेंसी लगातार पहुंचेगी वो सेम पहुंचेगी, ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा। जैसे ही इसमें रिलेटिव मोशन होगा, कोई एक रुका हुआ होगा, एक पास आ रहा होगा, एक दूर जा रहा होगा। ये हमारा लिसनर है, ये हमारा लिसनर है, ये हमारा चिंटू है, मान लीजिए चिंटू इसके पास आएगा, आवाज़ तेज सुनाई पड़ेगी, दूर जाएगा आवाज़ कम सुनाई पड़ेगी, तो आपको पता ही है। ये सोर्स है, इस सोर्स को आप ऐसे समझ लीजिए, कोई एक गाना गाइए, ठीक है, कोई एक गाना गाइए, ये हमारे पास सेलफोन है, ठीक है, इससे मैंने गाना गाया या मैंने इसको बजाया, ठीक है, मैंने इसको बजाया और यहाँ पे रखा तो मुझे एक आवाज़ आएगी, मैं पास लेकर गया, आवाज़ तेज़ हो गई, और दूर लेकर चला गया, आवाज़ धीमी हो गई। ये जो आवाज़ में कम ज़्यादा होना है, लाउडनेस में ज़्यादा और कम होना है, इसे ही हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड करना है, इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड करना है। कंडीशन नंबर 1, जब सोर्स को रेस्ट कर दें और ऑब्जेक्ट मूव हो, ठीक है, मूव हो। दूसरी कंडीशन है जब हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर दें, सोर्स मूव कर रहा हो, चल रहा हो। कंडीशन नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट और सोर्स दोनों चल रहे हो। 3 हो गई। इन तीनों की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है जब सोर्स मीन्स स्रोत हमारा रुका हुआ है। देखो मैं लिख रहा हूँ कि कंडीशंस सभी के लिए बहुत ध्यान समझना। ये हमारा है सोर्स, ये हमारा है सोर्स। सोर्स को हम क्या बनाएं, सोर्स को मैं बनाता हूँ सोर्स को मैं लिखता हूँ एस, और ये लिखता हूँ मैं चिंटू। ये हमारा है चिंटू, ये हमारा क्या है ऑब्जर्वर। ये खुश है बहुत ज़्यादा, ऑब्जर्वर है ये, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसे हम ओ लिखेंगे, ठीक है। ये अभी रेस्ट है, रेस्ट में है। तो पहली कंडीशन में ये चिंटू इधर जा सकता है या ये चिंटू इधर जा सकता है, तो वी ओ इधर जाएगा या वी ओ इधर जाएगा। पहली कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 2 पे आइए, दिख रहा नहीं दिख रहा है, वी ओ, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, एस,
और ये हमारा ऑब्जर्वर चिंटू है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हमारा चिंटू है, ये भी खुश है बहुत ज़्यादा। ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन मैंने बना दी है। इस कंडीशन में सोर्स इधर जाएगा तो ये Vs हो जाएगा, या फिर सोर्स यहाँ से इधर जाएगा, ये Vs हो गया, ठीक है। दो कंडीशन ये हो गई। फिर आइए यहाँ पे तीसरी कंडीशन बनेगी यहाँ पर कि Vs भी इधर जा रहा है। Vs मतलब सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 0 है। अभी मैं बताता हूँ, वो ध्यान रखो, पेशेंस रखो बस। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ, या ऑब्जर्वर दिया है, यहाँ पर हमारा सोर्स दिया हुआ है, और ये इसकी वेलोसिटी है और ये इसकी वेलोसिटी है, इसकी ऑब्जर्वर की, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 पे आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर सभी जगह पर वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन ये है सर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। अब रिलेटिव मोशन कैसे होगा, अब आता है रिलेटिव मोशन कैसे होगा। देखिए, ये वाला पार्टिकल जो सोर्स है हमारा, जो हमारा सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स ने यहाँ से बहुत सारे ये निकाले, ये सोर्स हो गया हमारा, या भोपू पूछा है जगह, अब ऐसे तो वो करके है ना, भोपू होता है, इसने यहाँ पे निकाला। अभी ये यहाँ पे रुका हुआ था तो इसको पूरी आवाज़ उतनी सुनाई पड़ रही थी जितनी सुननी चाहिए थी। जैसे ही इसके इधर आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा, इसे ये इधर आएगा तो इसको आवाज़ तेज़ सुनाई पड़ेगी, ये दूर जाएगा आवाज़ कम सुनाई पड़ेगी। ये आपको पता है, यही आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। कंडीशंस याद रखिए बहुत ध्यान से। ये ऐसी कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, 3 कंडीशन बताई, 3 की 2 6 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो इस वाले चिंटू को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n डैश। जब ये इधर आ रहा है तो ये हो गया n डैश, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इस साउंड कितना है, साउंड है सर v, वेलोसिटी ऑफ साउंड है v, ठीक है। अब ये इसके पास आएगा तो जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वो किसके साथ इंक्लूड हो जाएगी, v प्लस वी नॉट के साथ इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आपका बन के आएगा, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आएगा n डैश इज इक्वल टू n v प्लस वी नॉट अपॉन वी। ये आपका फॉर्मूला बन गया जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा, और सोर्स कैसे होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है, सोर्स कैसा होगा, रेस्ट में होगा। इसी का अपोजिट आ जाइए, जब सोर्स यहाँ पर रेस्ट में होगा और ऑब्जर्वर वापस जाएगा, दूर जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा n डैश इज इक्वल टू n v माइनस वी नॉट अपॉन वी। ये इतना क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं कुछ और बेसिक फैक्ट बताऊंगा, इधर आ जाइए पहले। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सोर्स जो है ऑब्जर्वर या लिसनर के पास जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर या लिसनर के पास जा रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या जो चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में, या जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी एन वी अपॉन वी माइनस वी एस आ जाएगा यहाँ पे सर, ठीक है, इतना आ जाएगा। जब यही सोर्स इससे दूर जाएगा, ये सोर्स है, इससे दूर जाएगा बेस वेलोसिटी के साथ में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा जो रेस्ट में है, लिख लो रेस्ट में, यहाँ भी रेस्ट में है, ठीक है, तो इसका एन डैश कितना हो जाएगा, एन वी प्लस का वी एस हो जाएगा। ये कैसे ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन होता है, अभी हम लोग समझेंगे उसको। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटी बातें ली हैं, बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। अभी छोटी छोटी बातों को आपको थोड़ा सा ले करके आ रहे हैं 12th में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर जो ये दिया हुआ ये हो जाएगा एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस का वी नॉट, ये इधर जा रहा है, मीन्स इससे दूर जा रहा है, और v माइनस का वी एस, ये इसके पास आ रहा है, ये इतना हो गया। अब साइन कन्वेंशन देखिए, साइन कन्वेंशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, सोर्स से राइट साइड में, देखो यहाँ पे जैसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
तो हमने क्या लिया है, प्लस कर दिया है इसको, ठीक है। बट ये इधर जाएगा तो हमने माइनस कर दिया है ना। यहाँ पर देखो ये वाला इधर जा रहा है तो हमने माइनस लिया हुआ है ना, और ये इधर जा रहा है तो हमने प्लस लिया हुआ है। समझ समझ लो ध्यान से। ये देखो इधर जा रहा है, हमने माइनस पहले से लगा रखा है, अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ बेसिक फार्मूला ये वाला याद रखना है बस, अगर आप याद करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस का वी नॉट अपॉन वी माइनस का वी एस। वी नॉट का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। इफ़, अब लिखो कंडीशन यहाँ से, इफ़ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, तो वी नॉट क्या करेंगे, हम कर देंगे 0। तो आपके पास फॉर्मूला देखो यही वाला आ जाएगा, वी अपॉन वी माइनस, ये साथ आएगा, नहीं आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे रोक देंगे तो इसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। इफ सोर्स इन रेस्ट, तो वी एस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। वी एस आपका 0 हो जाएगा, तो वी माइनस वी नॉट, ये इधर जा रहा है, ये देखो इधर जा रहा है, तो वी माइनस वी नॉट आया कि नहीं आया, पूरा फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। इस कंडीशन में आइए, देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे। कंडीशन नंबर दिस, इस वाली कंडीशन को ध्यान में रखना है सर हमें। इस कंडीशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस कंडीशन में लैम्डा चेंज हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में ये हमारा सोर्स है, लैम्डा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लैम्डा जो है चेंज हो रहा है। बट इस कंडीशन में लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में लैम्डा कांस्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है सर, ठीक है। लैम्डा जो है कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है, पास आने पे, दूर जाने पे, ऐसे करके। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है, हाँ ऑब्जर्वर, ठीक है, जब वो पास जाएगा तो इसकी जो आभासी फ्रीक्वेंसी होगी, जो आभासी इसकी चाल होगी, वो बढ़ जाएगी वास्तविक से, ठीक है। इतना क्लियर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब सोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर बताइए, जब सोर्स गति कर रहा हो या सोर्स जो है, स्रोत जो है गतिमान हो और ऑब्जेक्ट स्थिर हो, तो उस कंडीशन में क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो लैम्डा आपका कम हो जाता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, बट वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट रहती है, ये भी याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे चले हम लोग, कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का, क्वेश्चन बचे हैं बहुत सारे। कॉन्सेप्ट सेक्शन में भी कुछ चीज़ें और बची, उनको भी फटाफट देख लेते हैं। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये सब लगाना है फार्मूले आपको। देखो डेरिवेशन करने कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन से कोई मतलब भी नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन हमें वहाँ डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसे डेरिवेशन को नहीं करेंगे। ओके, इतना हो गया। कुछ और कंडीशंस बना लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सी, है ना। कमेंट करते रहिए अच्छी तरह से, आपके कमेंट जो है हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। शेयर करते रहिए चीज़ों को, अच्छी लग रही हैं तो। और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं करते हैं, गंदे बच्चे बन चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, चिल करिए, ठीक है। इतना हो गया सर, कंडीशंस बन गई, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर दोनों एक साथ गतिमान हो तो कैसे क्या होगा, क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत समझ में आएगा अभी। अब आता है कि अगर डॉपलर इफेक्ट एग्ज़ाम में आया कि कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है या असिमेट्रिकल होता है, तो आपको लिखना है कि डॉपलर इफेक्ट असिमेट्रिकल होता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल होता है या असममिति होता है। फिर आता है कि डॉपलर इफेक्ट कहाँ कहाँ पर लागू हो सकता है। ऐसी जगहों पर डॉपलर इफेक्ट लागू नहीं होगा जहाँ पर किसी भी सोर्स की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है,
वेलोसिटी का जो वैल्यू है, वो वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो, ध्वनि के वेग से अगर ज़्यादा होगा तो डॉपलर इफेक्ट लागू नहीं होगा। ये याद रखिए बहुत ध्यान से। जो साउंड का डॉपलर इफेक्ट होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, असममिति होता है। और जो लाइट का आपका डॉपलर इफेक्ट होता है जिसमें ब्लू शिफ्ट होता है, रेड शिफ्ट होता है, अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट में जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो आपका सिमेट्रिकल होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलिए। तो हमारे पास कई कंडीशंस बन चुकी हैं, ठीक है। तो एक और कंडीशन बनी हुई है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर सोर्स दिया हुआ है, सोर्स, ठीक है। सोर्स का मतलब कोई अब भोंपू ले सकते हैं, कोई ट्रेन ले सकते हैं, कोई ट्रेन का व्हील ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी स्पीड है, ये जो इसकी वेलोसिटी है वीएस है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है वी नॉट, ठीक है। ये इधर जा रहा था तो इसका फॉर्मूला हमने बनाया n डैश अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू n v माइनस का वी नॉट अपॉन v माइनस का वी एस। ये तो बनाया ना हम लोगों ने फॉर्मूला। अगर ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा हो और ये इधर जा रहा हो, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, देखो इस फिगर के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये आपका मास्टर फॉर्मूला है n डैश इज इक्वल टू n न्यू मतलब v, अब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो प्लस का v नॉट v माइनस का वी एस, ठीक है। कंडीशन बन गई, क्लियर हुआ। इसी कंडीशन में इसको इधर कर दीजिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशंस है। अब आइए इंपॉर्टेंट कंडीशन पे, ये यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है, ये इसकी बेस लाइन है, और इस बेस लाइन से इस एंगल पर ये इसकी बेस लाइन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है हमारा बढ़ रहा है। यही वही कंडीशन है, जैसे मान लीजिए एक हमारी कार दी हुई है, ये करके ऐसे करके, ये बहुत पुरानी वाली कार है, ठीक है, जैसे पहले ज़माने में कार हुआ करती थी, ऐसे करके, और यहाँ पर चिंटू बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक सुंदर बालिका है जो इनको देखती है ऐसे करके इस एंगल पर, और जा ये इस डायरेक्शन में रहे हैं। तो जब इस डायरेक्शन में आए तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब ये देखो, ये कैसा है, रेस्ट में है, ये कैसा है, रेस्ट में है, और ये कैसा है, मोशन में है। रिलेटिव मोशन होगा पर कैसे होगा, तो इसका जो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में है कि नहीं बताओ। तो इसका जो फैक्टर आएगा v cos थीटा, इधर से आएगा v cos थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। तो यहाँ पर देखो सोर्स कैसा है, सोर्स चल रहा है, तो n डैश इज इक्वल टू n v अपॉन v माइनस का v cos थीटा, ठीक है। और ये किधर के पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है। अगर ये इधर से इधर जा रहा होता तो यही कंडीशन पे ये प्लस हो जाता, ठीक है, यही कंडीशन में प्लस हो जाता। अब कंडीशन की खेल देखो, कंडीशन का खेल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस, ये वाली कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत धमाकेदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, अब समझना बहुत ध्यान से। ये इतना हो गया सर, कहेंगे ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, बना लीजिए। क्वेश्चन ये है, एक कार 30 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है। 60 डिग्री के कोण पर एक वस्तु या लड़की, ठीक है, लड़की को कार की आभासी आवृत्ति सुनाई देगी। कितनी सुनाई देगी, ठीक है। इफ मतलब अगर
v दिया हुआ है आपका 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v मतलब ध्वनि की चाल, ये तो समझते ही है ना। और रियल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कितनी है, रियल फ्रीक्वेंसी है आपकी 500 हर्ट्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। अब ऑप्शन लिख देता हूँ, हाँ ऑप्शन तो लिखा ही नहीं मैंने। ए ऑप्शन लिखिए 400 हर्ट्ज, ठीक है। बी ऑप्शन लिखिए 300 हर्ट्ज, सी ऑप्शन लिखिए 600 हर्ट्ज, और डी ऑप्शन में हमारा प्यारा नन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है। सॉल्व करो फटाक से। तब तक मैं इसको छाप कर देता हूँ, इसको छाप कर लेता हूँ, है ना। इसको भी छाप कर देते हैं। ये लो, गड़बड़ हो गया मेरा तो ये ही निकल गया यार। तब तक आप सॉल्व करिए, इसको सही कर लेता हूँ। चिंटू को कुछ इसमें दिक्कत आ गई है, फंस नहीं रहा है आजकल ये। अरे यार, सॉल्व करिए भैया फटाफट, जिसको आएगा वो कमेंट डालेगा। ये सैनिटाइजर जैसे बहुत दिक्कत करता है। ओके, बताओ किसको आया, किसी को आया कि नहीं आया, और अगर आया तो कितना आया, ठीक है। 60 के कोड पर है, लड़की की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको। एन डैश इज इक्वल टू, एन कितना है 500 है, इनटू वी कितना है 330 है, अपॉन वी कितना है, तो वी निकालना पड़ेगा। वी कैसे निकालेंगे, तो 3 दिया हुआ है, 330 माइनस का वी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो करेगा कितना है 330 आ जाएगा, ठीक है। 330 कितने हो जाएगा भाई, वी कॉस 30, सही लगा ना फॉर्मूला हम लोगों का। 60 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 330 दिया हुआ है, 330 दिया हुआ है, तो क्या उसको सुनाई नहीं पड़ेगा क्या उसको सुनाई नहीं पड़ेगा क्या भाई। 60 के कोड पे जा रहा है भाई, वी कॉस थीटा लगाया है हमने, सही तो लगाया है, क्या गलत करता है उसमें। वी एस कॉस थीटा की वैल्यू 60 की वैल्यू 1/2, और 30, सही तो लगा रहे यार, क्या क्या पागलपन है, देखो पागलपन है और हम लोग के। 60 तो ये कितना आ जाएगा, वी एस आपका आ जाएगा कितना, वी एस कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस 60 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 60 इंटू 1/2 इजिकल टू 30। तो यहाँ पे कितना आएगा, एन कितना है 500 है ना, 500 इंटू वी कितना है आपके पास, वी आपके पास में है 330 अपॉन ये कितना है, ये भी है 330 माइनस का ये कितना है 30 आया ना, 30 आया, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 330 अपॉन ये कितना आएगा 300। इससे काटो, इससे काट दो, 2 जीरो से काट दो, या 3 देगा, तो 33, 2 जीरो से हमने काट दिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा है 330, 3 से काटो 11, 110, तो आ जाएगा 550 हर्ट्ज है इस ऑप्शन, नहीं है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। इसी का छोटा भाई क्वेश्चन ले लो, मज़ेदार क्वेश्चन है, अभी देखना। ऐसे क्वेश्चन में तो आपके धुएं उड़ जाएंगे सर, धुएं, ऐसे क्वेश्चन में तो आपके धुएं उड़ जाएंगे। इस बार जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उस क्वेश्चन में आपके धुएं उड़ जाएंगे सर। अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा बाकी है सर, ये याद रखिए, अभी हमने शिफ्ट नहीं पढ़ाया आपको। अभी मैंने आपको शिफ्ट नहीं पढ़ाई है, ठीक है। बहुत ध्यान से मन लगा के करो, क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा सर। अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको जो एग्ज़ाम में आया है, बढ़िया सा क्वेश्चन। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, किसी मनुष्य की आवाज़ पहचानी जाती है, ऑप्शन दे दूँ, ठीक है। किसी आवाज़ की पहचान गुणता से पहचानते हैं,
फिर आपका जो क्वेश्चन है बढ़िया वाला जो एग्ज़ाम में आया है आपके, भैया मिल गया, यूपीपीएससी में पूछा गया भैया, बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक है। राधा, ठीक है, एक धागे से ठीक है, एक सीटी, बजती हुई सीटी है ना, बजती लिखा है, बजती हुई सीटी जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है ना, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार पथ पर घुमाती है, ठीक है, समझ लो। राधा एक धागे से बजती हुई सीटी जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार पथ पर घुमाती है, ठीक है, इतना क्लियर है, घुमाती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तथा राधा वृत्त के केंद्र पर स्थिर खड़ी हो, ठीक है, राधा वृत्त के केंद्र पर स्थिर खड़ी हो तो आभासी आवृत्ति होगी, आवृत्ति कितनी होगी सर बता दीजिए, कितनी होगी? क्वेश्चन लिख लीजिए फटाक से, ऑप्शन लिखिए फटाक से। ए 400 हर्ट्ज, बी 800 हर्ट्ज, सी 900 हर्ट्ज और हमारा प्यारा नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए भैया फटाक से, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, परेशान ना होना। तब तक ये आप सॉल्व करिए। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव लागू होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। एक है Vs बड़ा है V से, दूसरा Vs लेस देन V, तीसरा Vs इज इक्वल टू V, चौथा है आपका Vs इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पांचवा Vo लेस देन V। ऑप्शन लिखिए भैया, ऑप्शन है आपके पहला एंड तीसरा, बी ऑप्शन लिखिए, दूसरा एंड पांचवा, सी ऑप्शन लिखिए, पहला तीसरा दूसरा, डी ऑप्शन लिखिए सभी। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन किया है आपने? मैंने 2 क्वेश्चन लिखे आपके लिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है सर। अब बहुत ध्यान समझिए। राधा एक धागे से बजती हुई सीटी जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार पथ पर घुमाती है, ठीक है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर धागे खड़ी हो तो
घुमाती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर तथा राधा वृत्त के केंद्र पर हो तो स्थिर खड़ी हो तो आभासी आवृत्ति कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्थिर खड़ी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो लोग करेंगे वही हम लोग भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए तो हमारे पास पहले देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसको साफ कर फिर यहाँ पे कराना है ना मुझे क्वेश्चन। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव लागू होने के लिए आवश्यक शर्तें बता दीजिए सर। तो अगर समझिए, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड 500 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 है, और अगर हमने सोर्स का 500 ले लिया तो क्या डॉपलर इफेक्ट लागू होगा, नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया। तो एक वाला ये है और एक वाला ये है, खत्म कर दो इसको। सभी तो होने से नहीं, तो ये आपका सही हो जाएगा। 2 और 4, तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये आपको ऑप्शन याद रखने हैं। याद रखो डॉपलर इफेक्ट उन्हीं ऑब्जेक्ट में लागू होगा जिनमें सोर्स का जो वेलोसिटी होगा वो साउंड की वेलोसिटी से कम होगा, ठीक है। साउंड से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो डॉपलर लागू नहीं होगा, तो डॉपलर जो है लागू नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाइए भैया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखो। 2 चीज़ें हो गई, इसको हटाओ, फिर आगे चलते हैं ना, अपना सवाल लगाते हैं, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, मज़ा आ जाएगी उसको लगाने में। अभी बहुत सारे भैया क्वेश्चन हैं, अभी तो पागल नहीं हो गए अभी बहुत सारे क्वेश्चन लोग करने भाई साहब। चलो लगाते हैं। तो स्थिर है और वेग भी दिया हुआ है, तो लगा दें एन डैश इज इक्वल टू एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, लगा दें, आ जाएगा हमारा, है ना, बस। तो एन डैश कितना है, एन डैश हमको पता करना है। एन कितना है, 400 है ना। वी कितना है, वी है हमारे पास 330 दिया हुआ है। अपॉन वी कितना है हमारे पास, वी हमारे पास है 50 बोलो 330 सॉरी 330 माइनस का 50 कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 400 इंटू 330 बटे, यहाँ कितना बचेगा 30 और 20 280, है ना। इसे कट कर दो, अब भाग करना पड़ेगा, है ना, भाग करना पड़ेगा। तो 400 इंटू 33 बटे 28, ये कट करो, 14 बचेगा, यहाँ बचेगा 200 इंटू 33 बटे 14, ये काटो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 100। अब इस काटो इससे, 7 कम 7 4 5 बचेगा, यहाँ पे 9। तो 490 किसी में है, 490 किसी में, तो नन ऑफ दिस होना चाहिए, नन ऑफ दिस होना चाहिए ना, बहुत पक्का कंफर्म। तो जिन लोगों ने ये लगाया है उनका तो हो गया गलत भैया, उनका तो हो गया गलत। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं ना भैया। समझो, राधा ने ये सेंटर पे खड़ी है और ये विसल बजा रही है, विसल इसने बजा के छोड़ दिया है यहाँ पर इस वाले पॉइंट से। तो अब मान लो कि ये ऐसे जा रहा था सोर्स और ये यहाँ पर खड़ी है, कितना एंगल बन रहा है बताओ यहाँ से, इसके पीछे एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है। अब एन डैश इज इक्वल टू एन वी अपॉन वी माइनस का वी एस कॉस थीटा था फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला, पढ़ा था ना पढ़ा था। अगर एंगल 90 होगा तो ये तो वैल्यू हो गई 0, तो एन डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एन। क्यों खन का मज़ा आया सर, मज़ा आया, मज़ा। तो यहाँ पर जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, तो ये ऑप्शन के पास जो गया होगा उसका जो हो गया है, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा मज़ा लीजिए, मैं था इंक भर लेता हूँ अपने इसमें, समझ में आया कुछ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लोग लगाते रह जाएंगे और हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के आगे फुट हो जाएंगे, क्या कहते हो। 1 सेकंड में हमारा क्वेश्चन गलत हो ख़त्म हो जाएगा और लोग जो है लगाते रह जाएंगे। तो याद क्या रखना है इसमें, याद ये रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्थिर खड़ा हुआ है और सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई भी सोर्स होगा, तो उसके लिए जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, जो मतलब जो ऑब्जेक्ट सुनेगा, उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, मतलब 400 रहने वाली है। आपको ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन मैं कराने वाला था, बट अब मैंने ये करा दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं अब नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए हैं, अब आगे चलो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको भी। अब अगर सोचो, जो मैंने पहले आपको पीजीटी वाला क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा लें हम लोग, तो उसी क्वेश्चन के बारे में सोचो थोड़ा सा।
वही क्वेश्चन थोड़ा सा सोच लो भैया क्या करेंगे उसमें। अच्छा इतने क्वेश्चन तो कर लिए हम लोगों ने, अब ब्लू शिफ्ट देख लेते हैं, है ना, उसके भी क्वेश्चन कराने हैं कुछ, कि यही वाले करोगे। एक दो और पीजीटी कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं ये वाले, फिर लाइट वाले कर लेंगे, है ना, क्या कहते हो, ये ठीक रहेगा ना। ओके गुलाबो हो गया। तब तक मैं साफ करूँ, तब तक आप लोग तो मल्टीप्लायर कर लो, क्या बताएं, है ना, फटाक से लगाओ 2 मल्टीप्लायर। ये थोड़ा सा स्किप कर लो, इतना हो गया सर, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचे, उनको भी कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन भैया आया है ये टीजीटी नहीं पीजीटी 2005 में। टीजीटी सॉरी पीजीटी ठीक है 2005। क्वेश्चन क्या है लिखिए भैया। क्वेश्चन है दो सायरन जो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। 330 मीटर पर सेकंड 330 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। आवृत्ति का ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रेक्षक की वेग से मूविंग फ्रॉम वन साइड टुवर्ड्स द विथ हाँ आवृत्ति उत्पन्न कर रहे हैं तथा एक प्रेक्षक से दूसरे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड। देखो हिंदी में पढ़ोगे तो जो आपने बुक आप ली होगी उस बुक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इंग्लिश में पढ़ना ठीक रहेगा, ठीक है। तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति में स्पंदन फाइंड करना है, तो मतलब बीट बताना है आपको। बीट में क्या होता है, दोनों को लेस करके निकालते हैं, ठीक है ना, दोनों का लेस करके निकालते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड हाँ इतना दिया हुआ है। फाइंड द बीट, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को कितनी बीट फ्रीक्वेंसी मालूम चलेगी ये बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 2 चीज़ें करनी है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 सायरन है, एक सायरन 1 है, एक सायरन 2 है, ठीक है। दोनों की बीच डिस्टेंस दी हुई है 1 किलोमीटर, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब ये इधर जा रहा होगा तो ये ऑब्जर्वर होगा, जब ये इधर जा रहा होगा तो ये ऑब्जर्वर होगा। तो दोनों के लिए जब पहली कंडीशन में जब ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो इसके लिए जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी एन वी अपॉन वी माइनस का वी एस होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। और जब ये इधर जा रहा होगा और ये कांस्टेंट होगा तो एन डबल डैश इज इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस का वी एस होगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू आपके साथ है। v इज इक्वल टू 330 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। Vs इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और n इज इक्वल टू दिया है कितना, 330 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन तो मैंने लिखे ही नहीं, ऑप्शन लिखनी है 4, बी लिखो 8, सी लिखो डी, सी लिखो कितना 2 और डी लिखो मेरा प्यारा नन ऑफ दिस, ठीक है। इतना हो गया। अब बीट क्या होता है, अभी बीट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर भी बीट का क्वेश्चन आपके पीजीटी में दिया हुआ है। तो बीट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2, ठीक है, n डबल डैश हो जाएगा। तो ऐसे लेस कर लो या वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रखते हैं। कितना है 330 इंटू 330 ये वाला अपॉन इसमें से 2 घटा दो, 228 आ जाएगा, 328 आ जाएगा यहाँ पे, ये का भी वैल्यू यहाँ पे आ जाओ, 330 इंटू 330 बटे 332 आ गया। अब देखो वो बच्चे दिमाग नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब आप इसको गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे, ये सब नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको इसे तो करने टाइम नहीं मिलेगा। इन दोनों को लेस कर दो, लेस करोगे तो इतना कॉमन हो जाएगा। तो 330 इंटू 330 ये हमने कर लिया कॉमन। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 328 माइनस का 332 माइनस का 328 बटे 328 इंटू 332, ये तो होगा। ये कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 330 इंटू 330, अगर 328 से इसको भाग करोगे, 332 से इसको भाग करोगे, इंटू यहाँ 4 आया है, तो आप बिना देखे समझे इसको काट के 1 कर देना और इसको 4 कर देना, ये 4 हो जाएगा। 2 या 3 का जो भी फ़र्क आएगा, उस फ़र्क के लिए अगर एक्यूरेट वैल्यू दी होगी, अगर पॉइंट में दिया होता तो हम इसको गुणा भाग करते, पर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है इसलिए हमने इसको गुणा भाग ना करके सीधे ये 4 लगा दिया। 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना आगे चले। तो ऐसे करके सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है सर? कहेंगे सर क्लियर है, आगे कराइए, तो आगे कराते हैं। इतना हो गया सर आपका, आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं ना। अब आई थिंक ऐसे क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कोई नहीं फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। सर्किल वाला मैंने करा दिया आपको, वो वाला भी करा दिया जिसमें एंगल में कोई ऑब्जेक्ट है, वो भी करा दिया। एक सीटी वाला पहले ही करा दिया है जिसमें परावर्तन हो रहा है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा, मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर लगे कि इतने क्वेश्चन से नहीं होगा तो आप कमेंट करना, फिर तो मैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट, और जो वेवलेंथ में चेंज होता है वो, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अभी तक पीजीटी में तो क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। टीजी उसमें यूपीपीएससी में तो बन चुका है कई बार। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, डेल। दो कंडीशन है, ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट क्या होता है, रेड शिफ्ट क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दिया हुआ है कोई एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कोई स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम है। क्योंकि सर ये आपने बहुत दूर दूर बना दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो कोई ये स्पेक्ट्रम है रेड का, ये स्पेक्ट्रम जो मैंने बनाया है, ये स्पेक्ट्रम है वैलेट का, वैलेट, ठीक है, ठीक है, वैलेट का बनाया है। तो कहते हैं सर ब्लू और रेड शिफ्ट क्यों कहते हैं? समझो, हम लोग पढ़ते हैं विब ग्योर, ठीक है। इसमें रेड का लैम्डा मैक्सिमम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसमें इस वाले की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और लैम्डा मिनिमम होता है, ये हमको पता है। अगर 3 इधर से काट दे तो ये आपका ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन मिडिल है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक स्टार है जो कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे, मान लीजिए, ठीक है। अगर ये स्टार अर्थ की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, अगर अर्थ की तरफ आ रहा होगा तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ये स्टार हमारी तरफ आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे रेड है, ठीक है।
अब ये मान लीजिए ये आपका ग्रीन था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ग्रीन था, ठीक है। ग्रीन के जस्ट ऊपर क्या है, ब्लू है कि नहीं है, उसके जस्ट नीचे क्या है, रेड टाइप का है। तो अगर कोई स्टार आ रहा होगा तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा तो इधर तो बढ़ने से रहे, हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, मतलब उसका शिफ्ट होना किधर होगा, तो उसका शिफ्ट होना कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जो ये आएगा, ये इसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इंक्रीज, लैम्डा विल बी डिक्रीज, सो शिफ्ट विल बी ब्लू शिफ्ट, ठीक है। इसे हम कहेंगे डेल्टा लैम्डा, ठीक है, ब्लू शिफ्ट। अगर यही स्टार इस ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा होगा तो यहाँ पर एन डिक्रीज होगा और लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। तो याद क्या रखना है, ब्लू शिफ्ट, ब्लू पानी होता है, ब्लू शिफ्ट याद रख लीजिए। ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, लैम्डा डिक्रीज होगा और जो सोर्स होगा, सोर्स ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और अर्थ, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जो सोर्स है हमारा, जो स्रोत है वो पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिखेगा या फिर ऑब्जर्वर की तरफ आता दिखेगा, ठीक है ना। रेड शिफ्ट में याद रखिए, रेड शिफ्ट में क्या होता है, रेड शिफ्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है, लैम्डा इंक्रीज होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द, या डिपार्ट कह सकते हैं, अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी हम किस स्टेज में हैं, अभी हम स्टेज में हैं एक्सपेंशन वाले। मीन्स अगर हम लोग इसे ऐसे मान लें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी अर्थ है और जो सब प्लैनेट दिए हुए हैं आसपास, वो सभी दूर हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम रेड शिफ्ट में चल रहे हैं अभी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे तो सब आकर के ज़ीरो बन जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेड शिफ्ट हो गया, ये हमारा ब्लू शिफ्ट हो गया, आपको इतना याद रखना है। इसी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सर फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आया कहाँ से तो मतलब कोई है नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के लिए। इसके लिए होता है न्यू फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस 1 प्लस न्यू बाई सी अपॉन 1 माइनस न्यू बाई सी। ये वाला फॉर्मूला होता है किसके लिए, ये होता है आपका ब्लू शिफ्ट के लिए, ठीक है, ब्लू शिफ्ट के लिए। रेड शिफ्ट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी काम कर रही है किसके बीच में, अर्थ और जो लाइट सोर्स है उसके बीच में, अर्थ और लाइट सोर्स के बीच में। ये आपको याद रखना है। 2 फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ये ब्लू शिफ्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टार से लाइट आ रही होगी वो हमारे पास आ रही होगी। यहाँ पर क्या है, रेड वाले में यहाँ पर क्या है, जो लाइट सोर्स है वो दूर जा रहा होगा। इसी का दूसरा एक फॉर्म है। ये सब क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अभी मैं करा रहा हूँ इनको, तो आप परेशान मत होइए। आगे चलते हैं, इसको साफ करता हूँ मैं, है ना। आप लोग 2 मल्टीप्लाई लगाइए फटाक से और फटाफट सुनते जाइए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन सुनते जाइए फटाफट। कंडीशन नंबर 1, ब्लू शिफ्ट कब होती है, तो तक साफ करो, सुनते जाइए। ब्लू शिफ्ट तब होती है जब लाइट सोर्स अर्थ की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ आता हुआ दिखता है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट सिमेट्रिकल होता है, जबकि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड असिमेट्रिकल होता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट जो वर्क करता है उसमें लाइट सोर्स को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें या इन्फिनिटी से ऐड कर दें, लाइट ऑफ सोर्स या लाइट की वेलोसिटी जो होती है नो चेंजेबल होती है, ठीक है। सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा, ठीक है। और इससे हम स्टार की लोकेशन पता करते हैं कि कितनी दूर है,
ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो हमारा साउंड वाला है उसमें हम रडार को यूज़ करते हैं, सोनार को यूज़ करते हैं, बट वेलोसिटी ऑफ एनी, याद रखिए, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड से, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड से किसी भी प्लैनेट की, किसी भी पिंड की, जो बहुत ही दूर स्टार है, कोई स्टार है, उस स्टार की वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए फटाफट। प्रकाश के लिए सत्य कथन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया एग्जाम में। प्रकाश के लिए सत्य कथन है, ठीक है। ऑप्शन ए, C + C = C, B, C = C + n/nu, C = C + infinite C, D = all, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 2, इफ अ स्टार, अरे यार हिंदी में, सॉरी, एक लाइट सोर्स समझते ना, स्रोत, प्रकाश स्रोत, एक लाइट सोर्स प्रेक्षक से दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है। निम्न में से सत्य कथन है या सत्य फॉर्मूला है। ए, F = F0, 1 - C + V। बी लिखिए, F = F0 C + V/C - V। बी, सी ऑप्शन लिखिए, F = F0 V/C। डी ऑप्शन लिखिए, डेल्टा V = V/C + F0 + 1 + V 1 - C, ठीक है। यहाँ पर नीचे इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि सभी जो पैमाने हैं, जो वर्ड लिए गए हैं, वो अपनी अपनी जगह पर हैं। मान लीजिए कि F जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपका एपरेंट बताओ, ये रियल फ्रीक्वेंसी, ये रियल फ्रीक्वेंसी, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब दूर जा रहा है, दूर ऑब्जेक्ट जा रहा है, क्या करना है, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी दूर जा रहा होगा एक स्टार, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो कहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी इस वाले में कम हो रही है, आपका ऑप्शन हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन समझो, अगर ये पास आ रहा होता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए आपके, आगे चलो। एक क्वेश्चन और अच्छा सा है, रडार द्वारा भेजी गई गतिमान वायुयान से परावर्तन के पश्चात वापस आने में, देखो राइटिंग थोड़ी गंदी है, वापस आने पर प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, आने में तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति में परिवर्तन। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप उसको देख लेना अपने हिसाब से, पर दोनों का ऑप्शन वही होगा। ए ऑप्शन लिखिए,
डेल्टा लैम्डा इंटू लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी। बी ऑप्शन लिखिए, डेल्टा लैम्डा इंटू सी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू लैम्डा, ठीक है, बाई लैम्डा स्क्वायर। सी लिखिए, डेल्टा लैम्डा इंटू सी, डेल्टा लैम्डा इंटू सी इज इक्वल टू वी लैम्डा डी, मेरा प्यारा नन ऑफ दीज, है ना। इसमें क्या होगा, तो सब क्वेश्चन समझ लो। इस वाले में तो मैंने बता दिया आपको ये होगा, ठीक है। इस वाले में मैंने आपको बता दिया ये होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लाइट को जब आप रिलेटिव मोशन करोगे तो इसमें यही आएगा, कोई मतलब नहीं, इसमें कुछ करना नहीं, आपको इसे याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले मैंने आपको बता दिया। इसमें आ जाइए, इस वाले में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ पर भी आएगा, इसी का उल्टा होता है, ठीक है, इसी का उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना है, ओके। अब एक क्वेश्चन और है इसी के बेस पे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लिखूंगा नहीं, ठीक है, पढ़ रहा हूँ लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्या है सुनो क्वेश्चन भैया, और एक ही क्वेश्चन है जो आपके पीजीटी 2002 में आया है, इसका पीजीटी 2002 में आया है सर, ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। दिया हुआ स्टार इमिटिंग लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रॉन it is coming towards the earth with the speed of equal 1.5 10 to power 6 meter per second. The change in wavelength of the radiation received on the earth will be, ठीक है। मतलब क्या है, एक स्टार है जो, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा भाई, ये तो लगेगा ही नहीं। एक स्टार है जिसके पास में एक रेडिएशन आउट कर रहा है, वो कितना रेडिएशन है, 5000 एंगस्ट्रॉन का। तो एंगस्ट्रॉन को आप मीटर में बदलिए तो कितना आएगा, 5 10 to power 7 आ जाएगा ये मीटर में, ठीक है, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये भी आपको याद आना चाहिए, निकालना आना चाहिए फटाफट, कि आप सेकंडों में निकाल सकें उसको। तो रेडिएशन आउट कर रहा है कितना, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, 5000 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, 5 10 to power 7 मीटर पर मीटर, ठीक है, ये आपका लैम्डा हो गया। वेलोसिटी ऑफ द लाइट सोर्स कितना दिया है, v इज इक्वल टू दिया है 1.5 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए क्या दिया है, एक तारा जो 5000 तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित कर रहा है पृथ्वी की ओर आ रहा है, पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो कौन सा शिफ्ट होगा बताइए। अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो n इंक्रीज होगा, लैम्डा डिक्रीज होगा, कौन सा आएगा, ब्लू शिफ्ट आएगा। n डिक्रीज होगा, ठीक है, लैम्डा इंक्रीज होगा तो रेड शिफ्ट होगा, ये भी याद रखना हाथ में। भी इतना दिया है, फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी। तो डेल्टा लैम्डा हमें फाइंड करना है, डेल्टा लैम्डा हमें फाइंड करना है। v कितना है, 1.5 10 to power 6 हो गया, लैम्डा की वैल्यू 5 10 to power -7 दी हुई है, और c 3 10 to power 8 होता है, ठीक है। इस 7 से ये कटेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये वाला काटेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये वाला 8 एक 9 और ये मिला के हो जाएगा 10 to power -10, ठीक है, और ये काटेंगे तो हो जाएगा 5। तो डेल्टा लैम्डा कितना आएगा आपके पास में, डेल्टा लैम्डा आपके पास आने वाला है फाइनली 5 and 5 25 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, इतना लैम्डा आ गया, ठीक है। हमें तो बहुत ध्यान से 25 लैम्डा आया है, 25 एंगस्ट्रॉम का। वी नो दैट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ओरिजिनल लैम्डा। लैम्डा क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये पास आ रहा था तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा होगा, कौन सा, एपेरेंट वाला, ठीक है। तो ये ओरिजिनल था, जो आया हमारे पास वो कितना होगा, कितना होगा, लैम्डा डैश। तो इसको इधर लेकर के आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो लैम्डा डैश कितना होगा आपके पास में, ये वाला आपके पास में था 5000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, और ये आया है 25 एंगस्ट्रॉन। तो कितना आने वाला है आपके पास में, जो एपेरेंट लैम्डा आएगा कितना आएगा, वो आएगा 4975 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। क्या आप जो लाइट सोर्स आ रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, v कितना है, कितने से आ रहा है, 1.5 10 to power 6 इज इक्वल टू n फाइंड करना है, कितना था हमारे पास में 5000 एंगस्ट्रॉन, मतलब 5 10 to power 7 मीटर। तुमने मीटर हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये काटोगे, यहाँ हो जाएगा 10, इससे काटोगे हो जाएगा 5, और ये काटोगे 5, ये हो जाएगा 3। तो फ्रीक्वेंसी आने वाली है n इज इक्वल टू 3 7 12 10 to power 12 हर्ट्ज की, ठीक है, क्लियर है। ये आपके इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चन से मेरे हिसाब से दिख रहा, नीचे नहीं दिख रहा आपको, नीचे वाला दिख तो रहा है, सब तो दिख रहा है, क्या दिक्कत है बताओ। अब एक छोटा सा रिकैप कर रहा हूँ, फटाफट समझ लो, फटाफट।
डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, जब रिलेटिव मोशन होगा, जब रिलेटिव मोशन होगा ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, तो ही डॉपलर इफेक्ट लागू होगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। और जो डॉपलर इफेक्ट होता है साउंड वाला, वो एसिमेट्रिकल होता है, लाइट वाला सिमेट्रिकल होता है। लाइट वाले में ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट पाई जाती है, ये सिमेट्रिकल होता है। इसमें वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पास आ रहा कोई दूर जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर दिक्कतें होती हैं जब सोर्स, जब ये वाला मान लो सोर्स है, जब सोर्स इस वाले ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो इसका लैम्डा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी साउंड की। ठीक है, लैम्डा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वेलोसिटी साउंड कांस्टेंट रहेगा। बट जब ऑब्जेक्ट किसी साउंड के पास में जाएगा तो लैम्डा कांस्टेंट रहेगा। याद कर लो इस बात को। ठीक है, इसको याद कर लो कि लैम्डा कांस्टेंट रहेगा सर। ठीक है, इस बात को लिख लो अपने दिमाग में, सेट कर लो। ठीक है, और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सीटी बजाता हुआ चला आ रहा है और किसी पहाड़ी से उसकी साउंड आकर के टकरा करके उसे फिर से सुनाई पड़ती है, तो आपको वो वाला केस लगाना है जिसमें एक साउंड इधर जा रहा हो, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा हो, ऐसे वाला साउंड लगाना है आपको। ठीक है, ठीक है, ये लगाना है। फॉर्मूले बता देता हूँ फटाफट। n इज इक्वल टू एन एस, साफ करके पूरे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ सही से, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर हो जाए कंप्लीट और 1 नंबर आपकी हो जाए जेब में। ठीक है, समझ रहे ना? 60 दिन में 60 चैप्टर और 60 नंबर, है ना? 60 चैप्टर तो है आपके टीजीटी वाले फिजिक्स में, बाकी टीजीटी तो चल ही रही है ना। चलो सारे फॉर्मूले आ जाओ। पहली कंडीशन में जब लिखो व्हेन सोर्स अप्रोचिंग, अरे यार हिंदी में लिख दूँ क्या? हिंदी में तो आप पढ़ चुके ना, इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में बच्चों को समझ में आ जाएगा। सोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? जो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी होगी? v माइनस वी एस। ठीक है, और इसी का दूसरा भाग क्या होगा? व्हेन सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मीन्स दूर जा रहा हो, तो क्या होगा? एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस वी प्लस वी एस हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में आइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट है, लिख लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट अप्रोच, मीन्स ऑब्जेक्ट जो है अप्रोचिंग सोर्स है रेस्ट में, तो इसके लिए एन डैश इज इक्वल टू एन, ऑब्जेक्ट सोर्स के पास जा रहा है वी प्लस का वी नॉट अपॉन वी। ठीक है, और जब दूर जाएगा तो एन डैश इज इक्वल टू, इसी का दूर वाला कंडीशन है, एन इज इक्वल टू एन वी माइनस का वी नॉट अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पर ये भी याद रखो कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा न्यू अपॉन न्यू बोल रहा हूँ वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरी कंडीशन में आइए। तीसरी कंडीशन क्या है? इफ़ बोथ मूविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। इफ सोर्स मूविंग विथ एंगल अल्फा एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एंगल, देखिए हिंदी में बता चुका हूँ, आप सभी लोग इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए। विथ एंगल बीटा, देन एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस वी नॉट, कितना है? अल्फा, कौन सा सोर्स है ना, वो बीटा है, कॉस बीटा अपॉन वी माइनस का वी एस कॉस अल्फा। ठीक है, सेम डायरेक्शन। जब अपोजिट जाएंगे, अपोजिट में कितना आएगा? अपोजिट में होगा एन, देखो यहाँ पर ये सोर्स इधर जा रहा है
और ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम रिफ्लेक्शन कंडीशन भी कहते हैं। एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस का वी नॉट अपॉन वी माइनस का वी एस, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है? कहेंगे सर क्लियर है। एंगल वाला याद रखिए, सर्कुलर एंगल पर अगर कोई भी आ रहा होगा तो उसके लिए एन डैश इज इक्वल टू एन याद रखना है आपको, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी याद रखना है, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, एन डैश माइनस एन डबल डैश, मीन दोनों की फ्रीक्वेंसी को लेस कर दीजिए, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने ये लेक्चर सही से देख लिया तो आप मान लीजिए कि आपको हीरो बनने से कोई नहीं लग सकता। और हीरो बनना भी ज़रूरी है यार, स्पाइडर मैन, ये मैन, वो मैन, इधर मैन, अब देखो मिस मार्वल भी आ गई है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। बेहतरीन तरीका यही है कि आपको एक एक नंबर, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं ऐसे चैप्टर लेके आऊँगा, ठीक है, वन सूट कह सकते हैं इसे, ठीक है, वन सूट वीडियो, बट यहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, डैम श्योर है। और आप ये मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा पानी पी लेते हो, ज्ञान देना ना इसलिए है ना ऐसे क्वेश्चन जैसे बताया ना, इस बार अगर ठान लिया है तो बस ठान लो, इस बार छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अभी बहुत टाइम बाकी है हमारे पास, इतना टाइम है कि अगर आप डेली एक चैप्टर ख़त्म करते हैं तो 60 दिन में आपके हाथ में पीजीटी की जॉब होगी इस वाले में, और इस वाले में लड्डू होगा, वो बाबू वाला है ना। तो अगर एक वो है पीबी पास चाहिए तो संडास घर होना चाहिए, ठीक है। और अब एक कंडीशन लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे छाप लीजिए, बाबू पास चाहिए तो जॉब हाथ चाहिए। बस ये वाली लाइन अगर आपने लिख ली लाइन पे, तो आप ये मान लीजिए कि आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं बनने वाला है। हालांकि ये मजाक की बातें हैं, फिर भी सच यही है सर, ठीक है, सच यही। इन सब बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। फिर भी आप याद रखिए कि अगर अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। एक चीज़ और रहेगी, वो भी देख लीजिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर लैम्डा क्या रहेगा, चेंजेबल रहेगा, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर परिवर्तित रहेगा, मीन्स डिक्रीज होगा, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में लैम्डा कांस्टेंट रहेगा। ये दो चीज़ें याद रख लो बहुत दिमाग से, कांस्टेंट रहेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर वी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वी कांस्टेंट रहेगा। तो फिर अब हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, बाबू की बातें कर ली हैं, सोना की बातें कर ली हैं, हर चीज़ की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे, और मैं भीग भी गया हूँ और मैं भीग भी गया हूँ पूरा का पूरा, देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं धमाकेदार किसी दूसरे वीडियो के साथ में, जो भी आपको चाहिए। अगर इसमें आपको क्वेश्चन कम लग रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं इसके और बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा जिससे आपका ये एक नंबर कन्फर्म हो जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। टीजीटी पीजीटी की क्लासेस लगातार चल रही है, मैराथन सब अपलोडेड है। एलटी ग्रेड की बहुत सारी क्लासेस आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपनी तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं तो वो क्लासेस एक सीक्वेंस से कम 110 क्लासेस हो चुकी हैं, वो 110 क्लासेस आप देख लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स हो चुकी है, थर्मल फिजिक्स हो चुकी है, हर फिजिक्स मैंने करा रखा है। अब आप ये समझ लीजिए लेज़र वाली चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं पीजीटी के लिए। 7 से 8 वीडियोस उसके मैंने बना के रेडी कर दिए हैं, बस क्लासेस भेजना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर अब आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, पढ़ाई करते रहिए बहुत धमाकेदार तरीके के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।